ये दौर था उस वक्त का जब हर स्कूल्स और कॉलेज एक बैटल फील्ड बना था। हर किताब एक वेपन था और हर टीचर एक टारगेट बन चुका था। जब माओ जेडोंग ने एक नारा दिया, पुराने विचारों को जला दो और नए चीन को जन्म दो, पूरे देश में मानो जैसे आग लग गई हो। ये कहानी है एक ऐसे आंदोलन की जहां रेवोल्यूशन के नाम पर खून ही खून बह रहा था और एक देश अपने ही पहचान से लड़ने लगा। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे माओ जेडोंग ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड के जरिए चाइना को एक एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सुपर पावर बनाने की कोशिश की, लेकिन बिना प्लानिंग का, बिना ग्राउंड रियलिटी को समझे उस रेवोल्यूशन का अंजाम बना दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड डिजास्टर। लाखों लोग भूख से मर गए, गांव के गांव खाली हो गए और कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर माओ की लीडरशिप पर भी सवाल उठने लगे। उसी ह्यूमिलिएशन को दोबारा जिंदा करने के लिए माओ ने एक नया रास्ता चुना और उस रास्ते का नाम था कल्चरल रेवोल्यूशन। और यह दौर सबसे ज्यादा खौफनाक था। ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बाद माओ जेडोंग को कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी अपोजिशन मिलने लगे। झोउ इनलाई, लियू शाओकी जैसे नेता अब ज्यादा अभिमानी होने लगे थे। उनका मानना था कि रिफॉर्म ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से ही होना चाहिए। माओ उन्हें रिविजनिस्ट कहकर निंदा करते थे। 1962 में माओ थोड़ा पार्टी से साइडलाइन हो गए, लेकिन उनका ईगो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सका। उन्होंने फिर डिसाइड किया, अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में उनका कंट्रोल कम हो गया है तो वो सीधा पब्लिक के दिल पर राज करेगा। और यहीं से शुरू होता है कल्चरल रेवोल्यूशन का खौफनाक मंजर। 1966 में माओ ने स्टूडेंट्स और यूथ को एक नया मिशन दिया। ओल्ड कस्टम्स, ओल्ड कल्चर, ओल्ड हैबिट्स और ओल्ड आइडिया, इन सब को ख़त्म करना है, इन सब का विनाश करना है, जिसे नाम दिया गया 4 ओल्ड्स। यूनिवर्सिटीज़ से हजारों स्टूडेंट्स ने झंडे उठाए, माओ के पोस्टर्स अपने हाथों में लिए और बन गए रेड गार्ड्स। इन रेड गार्ड्स ने हर उस टीचर को टारगेट बनाना शुरू किया जो भी माओ के विचार से मेल नहीं रखता था। उन्हें पब्लिकली मारा गया, उनको माफ़ी मंगवाई जाती थी, किताबें जला दी गई और धर्म स्थान, म्यूजियम्स को बर्बाद कर दिया गया। बीजिंग से लेकर चेंगडू तक हर जगह माओ की तस्वीरों से सड़क की सड़क भर चुकी थी। स्कूल्स, कॉलेजेस बंद हो चुके थे। यूनिवर्सिटीज लेक्चर हॉल की जगह इंट्रोगेशन रूम बन चुका था। इंटेलेक्चुअल्स को या तो मारा जा रहा था या गांव में उनको भेजा जा रहा था, रिफॉर्म थ्रू लेबर के नाम पर। एक पुरानी कहावत है, जब तलवारों को दिमाग से ज़्यादा इज्जत मिलने लगे तो बर्बादी तय है, और चाइना में उस वक्त वही हो रहा था। माओ सिर्फ सोसाइटी ही नहीं, पार्टी के अंदर भी एक सफाई चाहते थे। लियू शाओकी जो कि प्रेसिडेंट थे, उन्हें गद्दार और कैपिटलिस्ट रोडर कहकर अरेस्ट करवा लिया जाता है। झोउ इनलाई बच जाता है, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी जान बचा ली। कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी के कई पुराने मेंबर्स को टॉर्चर किया गया। यह सिर्फ एक पॉलिटिकल कैंपेन नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल वारफेयर था। हर इंसान को अपने नेबर, अपने दोस्त, अपने टीचर, सब पर शक होने लगा। पीपल लिबरेशन आर्मी के चीफ लिन बियाओ, जो माओ के क्लोज एड थे, उनको भी बाद में प्लॉट अगेंस्ट माओ कहकर हटा दिया गया। कहते हैं लिन बियाओ प्लेन क्रैश में मारा गया, लेकिन आज तक उसके मौत का राज पता नहीं चल सका। कल्चरल रेवोल्यूशन ने चाइना को सिर्फ इमोशनली नहीं, इकोनॉमिक लेवल पर भी बर्बाद कर दिया है। स्कूल्स बंद थे, फैक्ट्रीज में प्रोडक्टिविटी जीरो थी। हर वर्कर्स या तो रेड गार्ड बन चुका था या किसी पॉलिटिकल कैंपेन में बिजी हो चुका था। माओ की पर्सनैलिटी कल्ट इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उनका लिटिल रेड बुक हर सिटीजन के हाथ में था। हर स्पीच लिखी जा रही थी। चाइना एक जायंट स्टेज बन गया था जहां हर कोई अपना पार्ट एक्ट कर रहा था और असली ज़िंदगी भूल ही चुका था। 1976 में झोउ इनलाई की मौत हो जाती है। लोग सड़क पर उन्हें आखिरी बार देखना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें मना कर दिया। पब्लिक का गुस्सा खुलकर सामने आने लगे। उसके कुछ महीनों बाद 1976 में ही बीजिंग के गर्मियों में एक अजीब सी खामोशी हो गई।
सदियों से चाइना ने अपने नेताओं को भगवान की तरह माना था, लेकिन अब उनके चेयरमैन माओ की सांसें धीरे धीरे थक रही थी। उनका दिल और किडनी दोनों फेल होने लगे थे। डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट चालू किया, लेकिन माओ ने उससे कह दिया, अगर मौत आनी ही है तो आराम से आने दो, मैं अब लड़कर थक चुका हूँ। 9 सितंबर 1976 सुबह के 12:10 पर माओ जिंदगी की आखिरी सांस लेता है। बीजिंग रेडियो पर सिर्फ एक ही अनाउंसमेंट सुनाई दिया जाता है, चाइना के महान नेता चेयरमैन माओ अब इस दुनिया में नहीं रहे। देश भर में सन्नाटा छा गया, स्कूल्स बंद हो गए, फैक्ट्रीज भी बंद हो गए, लोग सड़कों पर रो रहे थे। कुछ लोग तो सच में सोच नहीं पा रहे थे कि अब आगे क्या होगा। पूरा कंट्री माओ के फोटो के सामने ब्लैक बैंड पहनकर खड़ा था। उनकी लाश एक ग्लास के कॉफिन में रखा गया, जिसे टाइननमेन स्क्वायर के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में डिस्प्ले किया गया। लाखों लोग ने उसे आखिरी बार दर्शन किया, लेकिन कुछ लोग जानते थे यह सिर्फ माओ की बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं था, बल्कि उस आइडियोलॉजी का भी अंतिम संस्कार था जिसने करोड़ों लोगों की जान ले ली थी। माओ के बाद जो सवाल सबसे ज़्यादा लोगों के दिमाग में चल रहा था कि अब चाइना का क्या होगा। जनता थक चुकी थी, हंगर, फेयर और आइडियोलॉजी के नारे अब काम नहीं कर रहे थे। देश को चाहिए था रोटी, रोजगार और इज्जत। एक खालीपन डेंग शाओपिंग ने भरना शुरू किया, लेकिन कैसे? अगली वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे।